कहानी दो बैलों की कथा भाग 1। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरपद सही विषुणता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि गाय सिंह माती है। ब्याही हुई गाय तो अन्यथा ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आधा बार कुलेल कर लेता हूँ, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर अस्थायी विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितना गुण होते हैं वे सभी उनमें पराकाष्ठ को पहुँच गए, पर आदमी को बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर, कदाचारी सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारा शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचे करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल, जिसका अर्थ हम गधा का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बाछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी आइडियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा। झूरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों के साथ रहते थे, दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विमर्श किया करते थे। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझा जाता था हम कह नहीं सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में सर्वश्रेष्ठता की दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपनी प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों की घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती थी, फिर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस समय हर एक की चेष्टा होती ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते।
नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी मुंह हटा लेता था। संयोग की बात थी, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों का क्या मालूम कि वह कहाँ भेज जा रहा है। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जानता है, पर झूरी के साले गाय को घर तक लोई ले जाने में दांत पसीना आ गया। पीछे से हकता, दोनों दाएं बाएं भागता, पहियागा पकड़ता, आगे से पीछे तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाता, माता तो दोनों सींग के नीचे करके हुंकारे। अगर ईश्वर ने उनकी बिना दी होती तो झूरी ने पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा सकी। अगर इतना मेहनत में काम न चलता और काम करा लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपने घर समझ रखा था वह आज उन्हें छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख्य भाषा में सलाह की कि एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ा गया तो दोनों ने जोर से मारकर पगहा तोड़ डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बल इन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इसी समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनी में आधे आधे गरवा लटक रहा था। घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे थे और दोनों की आंखों में विद्रोमन स्नेह झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उनके गले लगा लिया। प्रणालिगन और चुंबन का वह दृश्य बहुत ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चल आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वो उस जन्म के आदमी हैं। इस पर प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह अपेक्षा न सुन सका। नमक हराम क्यों? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ गई, भागे इसलिए कि
वो लोग तुमसे जैसे बुधियाओं की तरह बैल को सहलाते नहीं खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी। ये दोनों ठहरे कमज़ोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खाली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर की बड़ी ताकीद की गई कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए। वह ज़्यादा सहनशीलता था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध और कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खाली चूनी भर सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी ने इन्हें फूल की छड़ी से भी छूता था। उसकी टिकाकर पर दोनों उड़ाने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सामान की व्यवस्था थी ही, पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गाय ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों के जैसे पाँव उठने की कसम खा ली थी। वहाँ मरते मरते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक में खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागी। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसमें जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार के कहाँ तक बेचोगे। गाया दो आदमियों के साथ दौड़ आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियाँ थी। मोती बोली, कहो तो दिखा दूँ। माजा में भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं। मोती दिल में ऐंठकर रह गया। गाया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मार पीट न की, नहीं तो मोती पलट पड़ता। उसकी तेवर देखा गया और उसके साहस समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही भला साहस है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर में लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में दे चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों की हृदय में मानो भोजन मिल गया है। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इसलिए इन दोनों बैलों से एक प्रकार की आत्महत्या हो गई थी। दोनों दिन भर जाते डंडे। औरतें शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्लभ न होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, अब क्या करना चाहते हो। एक आधा को सींगों पर उठाकर फेंक दूं, लेकिन जानते हो कि वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है।
आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगला भाग देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें।